तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परसों से हमने जम्बूद्वीप में जो विदेह क्षेत्र है उस विदेह क्षेत्र के बारे में चर्चा प्रारंभ की है और उस विदेह क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए कल हम विदेह क्षेत्र की एक नगरी के पास पहुंचे थे, जो नगरी 63 शलाका पुरुषों को जन्म देती है और उसमें से चक्रवर्ती आर्यखंड में जन्म लेते हुए 5 म्लेच्छ खंड में जाकर 6 खंडों को जीतते हुए वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखता है। और साथ में उस नगरी में होने वाली कई विशेषताओं को हमने कल देखा था। उसमें हमने देखा था कि इति भीति आदि या महामारी आदि कभी वहां पे होता नहीं, कुदेव कुगुरु कुधर्म कभी होता नहीं, वहां के जीव 500 धनुष ऊंचे होते हैं, एक पूर्व की आयु होती है और वह जीव हमेशा पुरुषार्थ पूर्वक मंद परिणाम से आत्म कल्याण में स्थिर होते हुए, आत्मा में स्थिर होते हुए वह जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से और भी कई अन्य विशेषताएं इस नगरी की हमने कल देखी थी। आज हमें उस नगरी के बाद आगे विदेह क्षेत्र के विस्तार की चर्चा करनी है। हम उसकी चर्चा अभी यहां पर प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी तक अपन ने उस विदेह क्षेत्र की चर्चा करते हुए कल जो नगरियों की चर्चा की थी, उन नगरियों के बाद आज उस विदेह क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। यह है विदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप। यह है जम्बूद्वीप और इस जम्बूद्वीप की इस एक नगरी के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। और इस एक नगरी की चर्चा करते हुए हमने कल देखा था कि यह भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र में यह आर्यखंड है और ये 5 म्लेच्छ खंड है। यहाँ पे विजयार्ध पर्वत है और यहाँ पर वृषभाचल पर्वत है। इस प्रकार से इसका विस्तार कल हमने देखा था। अब आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था जब आगे की चर्चा करेंगे तो कई प्रश्नों के जवाब अपने को यहाँ पर मिलेंगे। एक बात यहाँ पर अपन ने की थी, यह 4 वक्षारगिरी पर्वत है। इस वक्षारगिरी पर्वत पर 4 कूट होते हैं। कल उसके बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की भी थी कि वह वक्षारगिरी पर्वत है और उस वक्षारगिरी पर्वत के ऊपर कूटों की चर्चा रह गई थी, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए, यह आपके सामने है, यह विजयार्ध पर्वत और इस विजयार्ध पर्वत का यह वक्षारगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है ना। यह वक्षारगिरी पर्वत है और इस वक्षारगिरी पर्वत पर इस नदी से इस नील पर्वत के बीच में जितना अंतर है उसके ऊपर 4 कूट होते हैं। इसमें से पहला जो कूट होता है उसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है और बाकी के 3 कूटों पर व्यंतर देवों के भवन होते हैं। इस प्रकार से इस वक्षारगिरी पर 4 कूट दिखाई देते हैं। इन कूटों की ऊंचाई भी बताई गई है। इस पर्वत की ऊंचाई से 4 गुना छोटे या 4 से भाग 2
तो जो भाग आएगा वह उसका मूल क्षेत्र होगा। जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखाना चाहूंगा। विधेय क्षेत्र की एक नगरी, उस नगरी के बीच में होने वाला वह वक्षारगिरी पर्वत, और उस वक्षारगिरी पर्वत के ऊपर 4 कूट। आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने कल देखी थी नगरी, ठीक है। इस नगरी में होने वाला यह वक्षार कूट, ये आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। ये एक वक्षारगिरी और उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये 4 कूट। इन कूटों की चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। इस वक्षारगिरी का प्रमाण आपको याद होगा, पर्वत की तरफ 400 योजन ऊंचा है और नदी की तरफ 500 योजन ऊंचा यह पर्वत है। चौड़ाई में यह 500 योजन, ऊंचाई में नदी की तरफ 500 योजन, और नील पर्वत की तरफ 400 योजन ऊंचा, ऐसा यह पर्वत का प्रमाण है। इसके ऊपर जो कूट है, यह कूट इस पर्वत की अपेक्षा 4 गुने छोटे हैं। मतलब क्या, 500 योजन ऊंचा इस तरफ है ना, तो इसका प्रमाण नीचे की तरफ भूमि पे 125 योजन चौड़ा, 125 योजन ऊंचा, और उससे 4 गुना, मतलब उससे आधा, तो 62.5 योजन चौड़ा। ये छत पे 62.5 योजन चौड़ा होगा, भूमि पे 125 योजन चौड़ा होगा, और ऊंचाई में भी 125 योजन ऊंचा होगा। ये कौन सा कूट? ये पहला कूट, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसके ऊपर जिनालय विराजमान होता है, उस कूट को सिद्धायतन कूट कहते हैं। तो यह सिद्धायतन कूट का प्रमाण होगा। अब इसके आगे कम कम प्रमाण होता जाता है, और सबसे लास्ट वाला कूट, यह 400 योजन ऊंचा पर्वत होता है, तो उससे 4 गुना कम, उससे 4 का भाग दो, तो 100 योजन चौड़ा, 100 योजन ऊंचा, और छत पे 50 योजन चौड़ा, ऐसा यह चौथे नंबर का कूट होता है। और अब 125 से कम होता होता ये थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, और ये फिर डायरेक्ट 100 योजन तक पहुंचता है। तो 125 से लेके 100 योजन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा थोड़ा कम होते हुए इन कूटों की रचना होती। इसलिए मैंने बताया था, पहला कूट 125 योजन ऊंचा, अंतिम कूट 100 योजन ऊंचा, और बीच के प्रमाण उससे कम होते जाते। ऐसे एक वक्षारगिरी पर 4 कूट होते हैं, उसमें से पहला कूट सिद्धायतन कूट कहलाता है। आया समझ में? इस प्रकार से इन कूटों की रचना हर वक्षारगिरी के ऊपर होती। अब सब थोड़ी सी चर्चा हम विधेय क्षेत्र के बारे में पूरे जम्बूद्वीप की अपेक्षा से करेंगे। जिस जम्बूद्वीप में एक दिशा में 4 वक्षारगिरी होते हैं, और इन 4 वक्षारगिरियों पे, हर वक्षारगिरी पे एक कूट है,
तो 4 वक्षारगिरी पे मिलके ये आ गया। ये आपको विधेय क्षेत्र का पूर्व भाग में दिखा रहा हूं। इस पूर्व में से भी उत्तर भाग की चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 वक्षारगिरी। एक वक्षारगिरी पे अभी देखे थे ऐसे 4 कूट, तो 4 वक्षारगिरी पे मिलके 16 कूट हुए। और इस वक्षारगिरी की अपेक्षा धायतन कूट हुए, जो नदी की तरफ है। उस कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। तो 4 अकृत्रिम जिनालय इस विधेय क्षेत्र के पूर्व उत्तर दिशा में होते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से 4 प्रकार की वक्षारगिरी और 3 प्रकार की विभंगा नदियों के कारण इस विधेय क्षेत्र में एक दिशा में 8 नगरियां होती। ठीक है, जैसे यहां पर 8 नगरियां थी, ऐसी यहां पर भी 8 नगरियां हैं। जैसे यहां पर 8 नगरियां है, वैसे यहां पर भी पश्चिम दिशा में भी दक्षिण की तरफ 8 नगरियां हैं और पश्चिम दिशा में उत्तर की तरफ भी 8 नगरियां। तो कुल मिला के इस विधेय क्षेत्र में 32 नगरियां हुई। अब ये आप समझना, ये समझ में आए तो कल के कई प्रश्नों का अभी आपको जवाब मिलेगा। जैसे 8, 8, 8 और 8, 32 नगरियां हुई ना। इस 32 नगरियों में से कभी कभी, ध्यान देना, कभी कभी इन 8 की 8 नगरी में तीर्थंकर होते हैं। क्या कह रहा हूं, ध्यान देना आप। कभी कभी इन 8 की 8 नगरियों में तीर्थंकर होते हैं। तो देखा जाए तो इन 8 नगरी में तीर्थंकर, इन 8 नगरी में तीर्थंकर, इन 8 नगरी में तीर्थंकर और इस 8 नगरी में तीर्थंकर। तो कितने हुए? 32 तीर्थंकर कभी कभी विधेय क्षेत्र में होते हैं। अजितनाथ तीर्थंकर के समय की बात है। अजितनाथ तीर्थंकर के समय में इन 32 की 32 नगरियों में तीर्थंकर थे। अब आप सोच रहे होंगे, हमने सुना था विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, अब एकदम से 32 कहां से आए? पहले समझना, फिर 20 तीर्थंकरों की चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो एक बात समझना, एक जम्बू द्वीप के पूरे विधेय क्षेत्र में मिलकर अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर होते हैं। और प्रश्न अगला, कम से कम कितने होंगे? तो कहते हैं कम से कम 4 होंगे। इन 8 नगरी में मिलकर एक, इन 8 नगरी में मिलकर एक, इन 8 नगरी में मिलकर एक और इन 8 नगरी में मिलकर एक। मतलब किसी एक नगरी में तीर्थंकर होंगे। जैसे 20 तीर्थंकरों की बात आती है, उसमें से पहले तीर्थंकर सीमंदर, दूसरे युगमंदर, तीसरे बाहु, चौथे सुबाहु। तो पहले तीर्थंकर इन 8 नगरी में से एक नगरी में होते, दूसरे तीर्थंकर इन 8 नगरी में से एक नगरी में होते, तीसरे तीर्थंकर इन 8 नगरी में से एक नगरी में होते और चौथे तीर्थंकर इन 8 नगरी में से एक नगरी में होते। ठीक है, तो इस प्रकार से कम एक विधेय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर होते हैं और अधिक से अधिक 32 तीर्थंकर होते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार से अभी 20 तीर्थंकरों का पल्ला बहुत दूर है, वहां पे हमें अभी पहुंचना है। अभी तो यहां की रचना आप समझना। तो एक विधेय क्षेत्र में 32 नगरियों में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 32। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगाना कि ऊपर की 8 नगरी में एक भी तीर्थंकर नहीं, नीचे की 8 नगरी में 2 तीर्थंकर।
ऐसा नहीं होता है। इन 8 नगरियों में मिलकर एक तीर्थंकर, इन 8 नगरियों में से एक नगरी में एक तीर्थंकर, ऐसे 4 तीर्थंकर होते हैं। अब कल मैंने यह भी बताया था कि 20 चक्रवर्ती, ये भी मिनिमम की बात है, मैक्सिमम में तो फिर वही बात हो जाती। मिनिमम में भी इन 8 नगरी में एक चक्रवर्ती, इन 8 नगरियों में एक चक्रवर्ती, इन 8 नगरियों में एक चक्रवर्ती और इन 8 नगरियों में एक चक्रवर्ती, ऐसे 4 चक्रवर्ती यहां पर होंगे। और अधिक से अधिक 8 आठों की 8 नगरियों में चक्रवर्ती, तो 32 की 32 नगरियों में चक्रवर्ती, ऐसे कम से कम कम से कम 4 चक्रवर्ती होंगे और अधिक से अधिक 32 चक्रवर्ती होंगे। कौन से? जम्बू द्वीप के एक पूरे विदेह क्षेत्र में, यानी कि 32 नगरियों में मिलकर। इसके बाहर कोई तीर्थंकर नहीं होते और इसके इस तरफ भी कोई तीर्थंकर नहीं होते, नगरियों में ही होते हैं। यहीं पर उनकी समोशरण की रचना होती है और यहीं पर उन तीर्थंकरों का समोशरण में उपदेश भी खिरता है। ऐसी यह व्यवस्था इस विदेह क्षेत्र की नगरियों की होती है। इसमें से मैंने आपको बताया था, इन 2 नगरियों को बताया था रक्ता रक्तोदा। इसी प्रकार से इस सीता नदी के, है ना, अपना विदेह क्षेत्र तो ऐसा, सीता नदी के दक्षिण तट पर, ये हो गया उत्तर तट, अब ये हो गया दक्षिण तट। इस दक्षिण तट पर यहां जो 2 नदियां बहती है, उन नदियों का नाम है गंगा और सिंधु। समझना, ये बताने के बाद आपके मन में कई सवाल उत्पन्न होंगे, लेकिन पहले इसका स्वरूप समझना तो जवाब अपने आप मिलेगा। नील पर्वत की तरफ से निकली हुई नदियों का नाम है रक्ता और रक्तोदा, और निषद पर्वत से निकली हुई नदियों का नाम है गंगा और सिंधु। ये नीचे 2 कुंड हैं, इन कुंडों में से निकल के यह नदी सीता नदी में जाकर मिल जाती। ठीक है, ऐसे इस विदेह क्षेत्र की नगरियों में बहने वाली 2-2 नदियां, जैसे पहले नगरी में रक्ता रक्तोदा और गंगा सिंधु है, ऐसे आगे की भी नगरी में समझना। इसलिए मैंने कहा था, नील पर्वत के तलहटी से कुंड में से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, सब नदियों का नाम है रक्ता और रक्तोदा। और निषद पर्वत की तलहटी से निकलने वाले जितने भी नदियां हैं, उन सब नदियों का नाम है गंगा और सिंधु। ये गंगा और सिंधु और इस भरत क्षेत्र में होने वाली गंगा और सिंधु, ये दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ नामों की समानता है, लेकिन नदियों में कोई समानता नहीं। और ऐसे भी नहीं समझना ये नदी इसके नीचे से यहां पर आई हुई है, ये नदी अलग है और यहाँ की नदी अलग है। ठीक है, ऐसे ये गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा, इन नामों की 2 नदियां इस विदेह क्षेत्र में बहती। और ऐसे ही ये जो विभंगा नदी है, ऊपर की तरफ 3 और दक्षिण की तरफ 3, ये 6 नदियां भी यहाँ पर इस विदेह क्षेत्र के नगरियों के विभाजन में कारण बनती। इस प्रकार से यह पूर्व विदेह की रचना हुई। पश्चिम में भी सेम ऐसा ही समझना, जो छोटी नदियां हैं, इन नदियों का नाम रक्ता रक्तोदा है, और इस निषद पर्वत के नीचे से निकलने वाली जो छोटी नदियां हैं, इन नदियों का नाम गंगा और सिंधु है। ऐसे रक्ता रक्तोदा और गंगा सिंधु, इन नदियों का विस्तार इस विदेह क्षेत्र में होता है। ऐसे इस विदेह क्षेत्र की रचना है। और भी इन नदियों के बारे में बताऊं तो ये जो रक्ता रक्तोदा और गंगा सिंधु नदियां हैं, इनकी उपनदियां 14,000 होती है
जो कि हमने भरत क्षेत्र में देखा था। और इस विभंगा नदियों की उपनदियां 28,000 होती। ऐसी ये उपनदियों के द्वारा निकलकर बहती हुई इस मूल सीता नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, और वही सब प्रमाण समझना, 6.25 योजन निकलती है और 62.5 योजन चौड़ी नदी के पास हो जाती। और इसका प्रमाण भी विभंगा नदियों का 12.5 योजन चौड़ा होता है। और जहां पर सीता नदी में मिलती है वहां पर 125 योजन चौड़ी हो जाती। ये सब नदियों का प्रमाण विधेय क्षेत्र की, जम्बू द्वीप के विधेय क्षेत्र की सब नदियों का प्रमाण इसी प्रकार कहा जाए। ठीक है, अब ये देखते हैं, यह सीता नदी इस कुंड से निकलकर बहती हुई यहां से अर्ध परिक्रमा देते हुए समुद्र में मिलती है। यह नदी यहां से 50 योजन चौड़ी निकलती है और जहां पर लवण समुद्र में मिलती है वहां पे 500 योजन चौड़ी हो जाती। इस प्रकार से यह सीता नदी है और इसमें 56,000 उपनदियां इसमें मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सीता नदी में भी 56,000 उपनदियां मिलती है और सीतोदा नदी जो कि निषद पर्वत से निकलती है और यहां से बहती हुई पश्चिम की तरफ चली जाती है। इसका प्रमाण भी यहाँ पर 50 योजन है और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 500 योजन हो जाता है और इसमें भी 56,000 उपनदियां मिलती है। ऐसे इस सीता और सीतोदा नदी का प्रमाण है। अब इस प्रकार से यह विधेय क्षेत्र की नगरियां और नदियों का प्रमाण हमने देखा। अब आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वह इस बीच वाले क्षेत्र की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बीच वाले क्षेत्र की चर्चा करेंगे। जो बीच वाला क्षेत्र विधेय क्षेत्र में, बीच वाला विधेय क्षेत्र है तो विधेय क्षेत्र के अंतर्गत ही, लेकिन इसका प्रमाण भी अपन ने देखा था। अब उसकी थोड़ी सी चर्चा यहां पर करते हैं। देखिए, मैंने ये बताया था यहाँ पे 4 पर्वत है। इन 4 पर्वतों का विस्तार तो अपन कल देखने वाले, आज सामान्य रूप से यहाँ का कथन करते हैं। यह जो 4 पर्वत है, इन 4 पर्वतों को कहते हैं गजदंत पर्वत। गजदंत पर्वत क्यों कहा? क्योंकि हाथी के दांत जो होते हैं ना, वह हाथी के दांत इस प्रकार से ऐसे टेढ़े होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं गज मतलब हाथी, दंत मतलब दांत। हाथी के दांत के आकार के पर्वत। ये पर्वत यहां से शुरू हुआ और जाके यहां पर मिल गया, जहां पर इस नील और निषद पर्वत से जुड़ा हुआ है। वहां पर इसकी ऊंचाई 400 योजन ऊंची है और यह पर्वत यहां पर आते आते 500 योजन चौड़ा हो जाता। आया समझ में? इनके रंग वगैरह हैं जिनकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं। आज यहाँ पर सामान्य रूप से यह कथन समझते हैं। तो यह गजदंत पर्वत होता है, हाथी के दांत के आकार का होता है, पर्वत के पास 400 योजन चौड़ा और बीच में जाते जाते 500 योजन चौड़ा हो जाता। ये विधेय क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम भाग में दो दो होते हैं, एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक। ऐसे ये 2 गजदंत पर्वत हैं। जैसे 2 गजदंत पर्वत पश्चिम की तरफ है, वैसे ही ये उत्तर पश्चिम नहीं दक्षिण की तरफ है, वैसे ये पर्वत उत्तर की तरफ भी होते हैं। यहां से यहां तक एक पर्वत, यहां से यहां तक एक पर्वत और यहाँ पे
निषद पर्वत के पास 400 योजन ऊंचा और बीच में जाते जाते 500 योजन ऊंचा। इस प्रकार से यह गजदंत पर्वतों की रचना है। ये नदी सीतोदा नदी इस पर्वत से निकलते हुए बहती हुई इन गजदंत पर्वतों की बीच में से गुफा में से आगे बढ़ती हुई यह परिक्रमा देते हुए यहाँ पर बहती हुई विलीन होती। इस प्रकार से ये दो गजदंत। अब मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ पर निषद पर्वत है, ये दो गजदंत पर्वत हैं। इस निषद पर्वत की उत्तर दिशा और गजदंत पर्वतों की दक्षिण दिशा में जो यह क्षेत्र है, यह उत्तम भोग भूमि वाला क्षेत्र होता। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नील पर्वत इस तरफ है, नील पर्वत की दक्षिण दिशा में और गजदंत पर्वत की उत्तर दिशा में जो यह क्षेत्र है, यह भी क्षेत्र उत्तम भोग भूमि कहलाता है। यह उत्तर की तरफ है, यह उत्तर कुरु कहलाता है और दक्षिण की तरफ है, यह देव कुरु क्षेत्र कहलाता है। इसलिए देव कुरु और उत्तर कुरु ऐसी दो उत्तम भोग भूमियां इस विदेह क्षेत्र में होती है। इन दो भोग भूमियों को छोड़कर बाकी सभी की सभी कर्म भूमि कहलाती। ठीक है, इस प्रकार से इस विदेह क्षेत्र में दो भोग भूमियां हैं। अब थोड़ी इसकी भी चर्चा करें। ये जो भद्रशाल वन है, मैंने कहा था इस पर्वत के आगे 250 योजन चौड़ा और इस पर्वत के आगे 250 योजन चौड़ा। देखिए यहां पर मैं आपको बता भी दूं, देखिए इस पर्वत से यह 250 योजन चौड़ा हो जाता है और इस पर्वत से इस तरफ भी यह 250 योजन चौड़ा हो जाता है। ऐसा यह भद्रशाल वन होता है और इस भद्रशाल वन की एक तटवेदी कहलाती है। ये दिखाई दे रही है, ये भद्रशाल वन की तटवेदी। एक तटवेदी तो इस तरफ से है और दूसरी तटवेदी इस विदेह क्षेत्र की नगरी की तरफ है। एक तो ये तटवेदी हुई और दूसरी इस तरफ की नदी के नगरी के पास होने वाली तटवेदी। ऐसे ये भद्रशाल वन की तटवेदी आपको दिखाई दे रही। इस वेदी का प्रमाण ऊंचाई में 1 योजन चौड़ी और चौड़ाई में आधा योजन चौड़ी। ये चौड़ाई में आधा योजन चौड़ी, ऊंचाई में 1 योजन चौड़ी। कहीं पर यह प्रमाण भी आता है, ऊंचाई में तो 1 योजन चौड़ी बराबर है, लेकिन चौड़ाई में 1000 धनुष मतलब पाव योजन चौड़ी। ऐसे दो प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जो भी है प्रमाण, आप इतना समझ सकते हैं कि यह भद्रशाल वन की तटवेदी है। यहां से आगे भद्रशाल वन नहीं होता, यहां तक ही भद्रशाल वन की बाउंड्री है। इसके आगे इस तरफ विदेह क्षेत्र की नगरी है और इस बाउंड्री के इस तरफ इस विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि और सामान्य वन इस तरफ होता है। ठीक है, जैसे यहां पर है वैसे उत्तर की तरफ भी इसी प्रकार की भद्रशाल वन की तटवेदी होती है कि जिस तटवेदी के कारण भद्रशाल वन इसके बाहर नहीं होता। इस प्रकार से यह चारों तरफ मतलब इस भद्रशाल वन के इस भद्रशाल वन के यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और ये बीच में ये पूरी भद्रशाल वन की तटवेदी होती है, जिसके बाहर भद्रशाल वन नहीं होता। अब और एक प्रमाण आपको बताना है सामान्य रूप से
जिसको कि आप अभी देख सकते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जम्बू द्वीप, यहाँ पर विधेय क्षेत्र। इस विधेय क्षेत्र के नगरियों के इस तरफ का पार्ट हमने अभी देखा, ये जो पार्ट था। अब इस पार्ट को भी देखते हैं। नगरियां जहां पर खत्म होती है, वहां पर यह भी एक वन है। यहाँ पे तो उसकी वेदी है, इस वेदी के अंदर और नगरियों के बाहर यहाँ पर भी अरण्य मतलब वन है। इन वन का नाम है देवारण्य। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ठीक है, 2922 कुछ इसकी यह चौड़ाई आती है इस देवारण्य की। इसके भी दो कथन आते हैं कि एक देवारण्य है, एक भूतारण्य है। एक यहाँ पर देवारण्य है, यहाँ पर भूतारण्य है, और यहाँ पर देवारण्य है और यहाँ पर भूतारण्य। ऐसे दो जगह कथन आते हैं, लेकिन आप कुछ भी समझ लो, पूरे के पूरे दो देवारण्य ऐसा भी कथन है। और कहीं पे एक तरफ भूतारण्य, एक तरफ देवारण्य, एक तरफ भूतारण्य और एक तरफ देवारण्य। ये नाम है, लेकिन प्रमाण में दोनों तरफ एक ही प्रमाण बताया गया है। प्रमाण में कुछ भेद नहीं, कुछ फर्क नहीं। फर्क कहाँ पे है? नामों में है। यहाँ पर भी अब ये अरण्य कहती है, हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर भी तालाब है, यहाँ पर भी सुंदर सुंदर वन है, वृक्ष है, तिर्यंज गति के जीव हैं। ऐसे सब यहाँ पर भी रहते हैं। ऐसे इस विधेय क्षेत्र के दोनों तरफ देवारण्य होते हैं। ऐसे इस विधेय क्षेत्र का पूरा लंबा चौड़ा विस्तार कहलाता। आया समझ में? तो ये देवारण्य, भूतारण्य या देवारण्य, ये देवारण्य, यहाँ पर नगरिया, यहाँ पर नगरिया, और इसके बाद यहाँ पर भद्रशाल वन की तटवेदी। यहाँ से भद्रशाल वन शुरू हुआ और यहाँ आके रुक गया, और यहाँ पे फिर ये सुदर्शन मेरु पर्वत शुरू होता है। सुदर्शन मेरु पर्वत की तो अपन ने चर्चा अष्टानिका पर्व में बड़े विस्तार के साथ की थी। वो सामान्य रूप से मैं यहाँ पे बता देता हूं। यहाँ पे भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन, ये चार होते हैं। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर जाने के बाद 500 योजन चौड़ा यह नंदन वन है। नंदन वन के बाद यहाँ पर 500 योजन चौड़ा सोमनस वन है, और उसके ऊपर जाके यहाँ पे पांडुक वन कहलाता है। सामान्य जानकारी इसलिए दे रहा हूं, उस समय कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। एक सामान्य झलक यहाँ पे बता रहा हूं। पूरा डिटेल्स देखना हो तो आप इसी चैनल पर जो पहले अष्टानिका पर्व में इस सुदर्शन 5 मेरुओं की चर्चा की है, और साथ में पांडुक वन में होने वाली पांडुक शिला और जन्माभिषेक का विस्तार हमने वहां पर देखा। आप वहां पर देख लेना। सामान्य रूप से मैं यहाँ पर कह रहा हूं, यह पांडुक वन यहां से यहाँ 500 योजन चौड़ा है। इसके बीच में बीचों बीच यह चूली का है, 12 योजन चौड़ी और ऊपर 4 योजन चौड़ी। इस प्रकार से यह चूलिका कहलाती है। और ऊंचाई में 40 योजन चौड़ी। जो हम कहते हैं ना सुदर्शन मेरु पर्वत 1,40,000 योजन होता है, ये 40 क्यों? ये चूलिका 40 योजन की चौड़ी। इस प्रकार से वैडूर्य मणि से बनी हुई यह चूलिका है। इस पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जैनालय होते हैं। ये मुख्य दिशा कहलाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण,
इन 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय होते हैं और 4 विदिशाओं में ये शिलाएं होती है। इन 4 शिलाओं में अपनी अपेक्षा मुख्य शिला यह है। इस शिला का नाम है पांडुक शिला। इस पांडुक शिला पर जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं, मैंने अपने लिए महत्व की क्यों कही, क्योंकि इसके ऊपर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। यह पांडुक शिला बीच में 8 योजन ऊंची होती है और दोनों तरफ कम कम होती जाती है। चलिए, अभी लाइट चली गई हमारे यहाँ, तो जितनी देर दिखाई दे उतनी देर दिखाई दे, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह पांडुक शिला है। यह बीच में 8 योजन चौड़ी है और दोनों तरफ कम कम होती हुई जाती है। इस पांडुक शिला पर 3 आसन होते हैं। बीच में तीर्थंकरों को बिठाया जाता है। दक्षिण की तरफ सौधर्म इंद्र होता है और उत्तर की तरफ ईशान इंद्र होता है। इस प्रकार से यह दोनों इंद्र मिलके यह तीर्थंकरों का जन्माभिषेक इस पांडुक शिला पर करते हैं और बाकी की शिला पर पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता। मैं शॉर्टली इसीलिए बता रहा हूं, बैटरी खत्म हो जाएगी, ये वीडियो बंद हो जाएगा, तब अपन सिर्फ चर्चा करेंगे, इसलिए ये सब फास्ट बता रहा हूं। ऐसे यह सुदर्शन मेरु पर्वत की रचना और यह सुदर्शन मेरु पर्वत इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच होता है। ऐसी इस विदेह क्षेत्र की चर्चा बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक कौन रखा था। हाँ, देखिए, जब तक है तब तक तो आप बातें कर सकते हैं कि इस प्रकार से हेलो, आपको आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? आवाज आ रही किसी को? आवाज आ रही ना? हाँ, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस विदेह क्षेत्र की चर्चा की। चलिए, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से हमने विदेह क्षेत्र की चर्चा की है। अब आज का अभी विषय यहीं पे खत्म होता है अपना। बाकी प्रश्नोत्तरी अभी अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम है और लैपटॉप भी बंद हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पर ही रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की। हाँ, ठीक है। ती बंद होणार का? हाँ, ठीक है। देखिए, आवाज आ रही हो तो प्रश्न किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज हुआ है। हाँ, पूछिए प्रश्न। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, हाँ, आ बोलिए। रही है, आ रही है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे ये बताइए, श्रीमंदिर भगवान कहाँ, कौन सी नगरी में विराजमान है? और वो मैंने इसलिए आज आपको नहीं बताया, यदि वो समुद्र। कहाँ पे है ये सुनना हो तो कल आपको पता चलेगा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो अभी ये यानी विद्यमान है, 20 तीर्थंकर विराजमान है ना वहाँ?
हाँ बिल्कुल। तो अभी 20 हम्म। कैसे है, ये सवाल तो बना रहेगा, लेकिन 4 तीर्थंकर हाँ, मैंने क्योंकि बताया था, सिर्फ सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु। हम्म। ऐसे 4 तीर्थंकर तो 4 नगरीय, 4 विदेह क्षेत्र के 4 भागों में विराजमान है। अच्छा। 20 कैसे होंगे, उसकी चर्चा अपन इसके बाद जो ढाई द्वीप करेंगे ना चर्चा, उस समय पहले बताऊंगा, या तो कल सामान्य रूप से मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। और किसी को प्रश्न है तो पूछिए आगे। हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए। जो 32 नगरी बोली आपने, हाँ तो उसमें क्या तीर्थंकरों के नाम अलग अलग होते हैं क्या? 32 तीर्थंकर? हाँ बिल्कुल। जब 32 तीर्थंकर होते हैं तो 32 तीर्थंकरों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अपने को तो 20 के ही पता है, 20 ही तीर्थंकर मालूम है, क्योंकि 20 तीर्थंकरों के नाम हर जगह पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन 160 तीर्थंकरों के नाम पढ़ने के लिए नहीं मिलते ना। तो 160 तीर्थंकरों में 32 तीर्थंकर आते हैं, तो कुल मिला के हमेशा 20 तीर्थंकरों की चर्चा होती है, तो 20 तीर्थंकरों के नाम ही पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी तीर्थंकरों के नाम पढ़ने के लिए नहीं मिलते। ये कालवश कहीं लुप्त हो गए हो तो अलग बात है। ठीक है, और किसी को सवाल हो तो पूछिए। पंडित जी, ये आपने जो भद्रशाल और ये गजदंत क्षेत्र है, उसके बीच में जो थोड़ा जगह बचता है, उस क्षेत्र का क्या नाम है? भद्रशाल वन और गजदंत, नहीं हाँ, वहां पे देखिए, उस भद्रशाल वन को गजदंत पर्वत टच करता है, करेक्ट। और जो सुदर्शन मेरु पर्वत और भद्र गजदंत पर्वत के बीच में तो भद्रशाल वन है, तो वो 250 भद्रशाल, योजन है ना। हाँ पंडित जी, लेकिन जो भद्रशाल वन है उसके बाद और गजदंत के बीच में जो जो गैप है, उस जगह को क्या कहते हैं? राइट नहीं साइड गैप जो, है नहीं, एक्चुअली कैसे है, नदी बहती है, हाँ भद्रशाल वन है, जी, भद्रशाल वन और नदी, इसके बाद डायरेक्ट गजदंत पर्वत आता है, बीच में गैप नहीं है। क्योंकि वो अर्ध गोलाकार होने से अपना जो भद्रशाल वन है वो हाँ रेक्टेंगल में। वहां की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ जी, तो जो वहां पर भी भद्रशाल वन ही है, क्योंकि वो ये भी भद्रशाल वन में से बहती है ना, तो वो सफेद दिखाई दिया होगा, इसलिए आपको प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, करेक्ट लेकिन करेक्ट। वहां पर भी भद्रशाल वन ही होता है। अच्छा पंडित जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ अगला किसी को प्रश्न है क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। वो अपने कल वो खेत, नगर, करवट बताए, तो वे सिर्फ विदेह क्षेत्र में होते हैं या भरत क्षेत्र में भी? देखिए, ये सब रचना भरत क्षेत्र में पहले थी मतलब क्या बोल रहा हूं, ये खेत बता बोलना, करवट बोलना, मंडप बोलना, ये सब तीर्थंकरों के जमाने में इसको उसी नामों से जाना जाता था। अब आजकल उस नाम, ये नाम नहीं, अपने यहाँ कैसे है, देश है, फिर राजधानी है, फिर जिला है, फिर ग्राम है, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, तो वो उसी प्रकार का एक भाग है। लेकिन विदेह क्षेत्र में अभी भी उसी प्रकार की रचना है, लेकिन भरत क्षेत्र में अभी वर्तमान में हम जिस एरिया में हैं, ऐसे यहाँ पर उसकी रचना है नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, जय जय जिनेन्द्र। हाँ अगला प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये था पंडित जी कि हाँ अभी वर्तमान में वहाँ कम से कम 4 तीर्थंकर है, हाँ, तो ये अधिकतम जो होते हैं 32, ये कब होते हैं?
ये कभी कभार होते हैं, जैसे अपने 24 तीर्थंकरों में अजितनाथ तीर्थंकर के समय में थे। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, जय जिनेन्द्र। आगे किसी का जय। प्रश्न है तो पूछिए। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मुझे ये पूछना था कि वहाँ भी सिद्ध आचार्य आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी है क्या? बिल्कुल है। हाँ, और वो ही फिर वहाँ तत्व ज्ञान तत्वाभ्यास कराते होंगे ना? वो भी कराते हैं, तीर्थंकर भी कराते हैं। अच्छा, ठीक है, जय जिनेन्द्र। क्योंकि एरिया बड़ा है, तो जहाँ पे हाँ तीर्थंकर नहीं, वहां पे मुनिराज जाके तत्वाभ्यास कराते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ के जो जिनवाणी है वो ही वहाँ है? वो नहीं है, वहां की दूसरी जिनवाणी है। तत्व तो यही होंगे ना, 5 हाँ परमिष्ठी तो वही होंगे, हाँ लेकिन वहां पे शब्दों की रचना अलग प्रकार से होगी। वहां हाँ, के आचार्य उन ग्रंथों की रचना करते होंगे। तो अपने यहाँ समय सार है, अपने यहाँ तिलोय पन्नती है, अपने यहाँ तत्वार्थ सूत्र है, तो नहीं वहां फिर पर भी वही ग्रंथ नहीं होते। प्राकृत भाषा ही है वहाँ भी? वहां पे भाषा के बारे में तो उल्लेख नहीं आया अच्छा कि जी। कौन सी भाषा है, लेकिन जो भी भाषा होगी उस भाषा में वो ग्रंथ रचे गए होंगे ना, हाँ, तो वहां के ग्रंथ अलग होंगे, लेकिन तत्व सब यही होंगे। अच्छा अच्छा, जिनवाणी सार तो यही है। सार तो यही है ना, क्योंकि कुंद कुंद हाँ आचार्य सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, हाँ, जाके आए और हैं, फिर उन्होंने समोशरण समय सार की रचना की। समय सार की रचना तो की। वहां से तत्व सुन के आए, तो वही तत्व यहाँ पे बताएंगे ना, कोई दूसरे तो नहीं हाँ होंगे। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, थैंक यू पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी का प्रश्न पूछिए। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। पंडित। जय जिनेन्द्र जय पंडित जिनेन्द्र, जी। बोलिए बोलिए। वो आप 160 जितना आपके समय में तीर्थंकर कैसे हुए हैं? वो तो अपन अभी बाद उनकी में चर्चा करेंगे। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हाँ विजयार्थ पर्वत बीच में आने से कच्छा नगरी जो है उसके 6 भाग हो गए, है ना? बिल्कुल। तो हाँ तो फिर ऐसे ऐसे सभी नगरियों के हुए हैं क्या? बिल्कुल, सभी नगरियों में एक एक विजयार्थ पर्वत है, तो अच्छा, सभी और नगरी के आर्य और म्लेच्छ भेद होते हैं। अच्छा जी। और विभंगा नदी और ये जो पर्वत बीच में आए हैं नगरियों के बीच में, इनके भी नाम क्या हाँ अलग अलग हैं? इनके बिल्कुल भी अलग नाम अलग है, जी। इनके नाम सब अलग अलग हाँ, है। वो नाम आप इसको कल आगे मैं आपको गाथा नंबर या तो व्हाट्सएप पे संभव होगा तो व्हाट्सएप पे आपको बता देता हूँ, अच्छा जी। मतलब और उसके वो फोटो भेजूंगा, उस जी गाथा में से आप नाम लिख लेना चाहे तो। अच्छा जी। और वो जो आपने दिए थे 32 नगरियों के नाम, तो वही है ना? नहीं, 32 नगरियों के नाम तो वो अभी मैंने नाम आपको फोटो भेजा है कि नहीं मेरे को याद नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा तो था, हाँ, डला है। तो वो नाम वहां पे होंगे। अच्छा, और चक्रवर्ती कम से वो- कम कितने? वोल्टेज नहीं बंद करा सा। जी जी। हाँ, चक्रवर्ती मिनिमम 20, मैक्सिमम अच्छा 32 तीर्थंकरों के जैसी व्यवस्था होगी ना वहां पर भी। अच्छा, तो ये नारायण प्रति नारायण में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। पंडित ठीक है। जी, एक क्वेश्चन था कि अभी जो पूछा गया था कि वहां पर जो तत्व बोले जाते हैं वो सेम है, लेकिन शास्त्र अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पे भी 12 अंग और 14 पूर्व तो होते ही होंगे। देखिए 12 अंग और 14 पूर्व है क्या? तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खीरी, और उसको गणधरों ने 12 अंगों में रची है। 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, या तो 12 अंग होते हैं, क्योंकि 12वां जो अंग है उसमें 14 पूर्व भेद है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ पंडित जी, हाँ, करेक्ट। तो इस प्रकार से 12 अंग कहो या तो 11 अंग 14 पूर्व कहो, एक ही बात हुई। और यही 12 अंग होंगे, ये कोई जरूरी नहीं ना। वहां पे 12 अंगों की चर्चा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि
महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर गौतम गणधर ने ग्रहण की और उसको 12 अंगों में विभाजित किया। और वहां पे महावीर भगवान भी नहीं है, गौतम गणधर भी नहीं है, तो वहां पे वही नाम के 12 अंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो 12 अंगों में वर्णन किया हुआ है, ऐसा ही वर्णन वहां पर भी वहां के गणधरों ने किया ही होगा। ठीक है ठीक पंडित है, जी। आया समझ में? जी आया जी। पंडित जी एक और स्टेटमेंट था कि 4 वक्षारगिरी पर्वत और 3 विभंगा नदी के कारण 8 नगरी बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना पंडित जी? नहीं, फिर एक बार बताइए। 4 वक्षारगिरी पर्वत और 3 हाँ गंगा नदी के कारण हाँ, 8 8 नगरियां। नगरी बनती है, बराबर है। अच्छा पंडित जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। चलिए, अभी सबके प्रश्न जहां तक है मेरा विचार है खत्म हो गए होंगे, तो आज यहीं रुकते हैं, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, जय बोलो महावीर भगवान की जय।